और जहाँ केंद्रीकरण के गुण हैं वो विकेंद्रीकरण के दोष हैं। इसी संदर्भ में बताना चाहूँगी कि केंद्रीकरण के गुण। पहला है प्रभावी नियंत्रण एवं समन्वय। संगठनात्मक प्रभावशीलता तथा शासन की सफलता का अधिकांश श्रेय प्राय उच्च नेतृत्व को दिया जाता है। कारण स्पष्ट है कि उच्च स्तरीय नीति निर्देशन नियंत्रण ही संपूर्ण तत्व के कार्यक्रम को प्रभावित करता है। इस अवधारणा में व्यक्तिगत नेतृत्व नियंत्रण तथा समन्वय करना आसान हो जाता है। इस प्रकार जब उच्च सत्ता के पास समस्त नीति निर्माण और क्रियान्वयन करवाने की अधिकार और सत्ता होती है तो संपूर्ण संगठन में प्रभावी नियंत्रण और समन्वय करना आसान हो जाता है। दूसरा है एक रूप स्वाभाविक है संपूर्ण संगठन में समस्त सत्ता केंद्र में निहित होती है। अतः नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में एक योगदान संपूर्ण संगठन में जब साधनों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार सत्ता शीर्ष पर स्थित है या केंद्र में स्थित है तो उनका उपयोग किस प्रकार किया जाए, किस प्रकार करवाया जाए, यह निर्णय भी उच्च स्तर पे होगा, केंद्र स्तर पे होगा। अतः साधनों की में मितव्ययता करना अपेक्षाकृत अधिक सरल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार राष्ट्रीय हितों की रक्षा स्वाभाविक है। जब संपूर्ण शासन प्रशासन की शक्ति केंद्र में निहित होगी तो राष्ट्रीय हितों की रक्षा आसानी से हो जाएगी। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय नीतियों का क्रियान्वयन केंद्र के द्वारा करवाया जाएगा। नेतृत्व की प्रभावशीलता क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक संगठन में शासन में प्रशासन में समस्त सत्ता जब केंद्र में निहित है तो नेतृत्व स्थापित करना आसान हो जाता है। नेतृत्व प्रभावी रूप से स्थापित हो जाता है और नेतृत्व के समस्त गुणों का लाभ उठाया जा सकता है। जहाँ एक ओर केंद्रीकरण के लाभ हैं वहीं दूसरी ओर केंद्रीकरण के दोष भी है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि विकेंद्रित व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है तो केंद्रीकरण की व्यवस्था या अवधारणा लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है अर्थात अलोकतांत्रिक है। दूसरी केंद्रीकरण में दोष यह है कि यह कठोर और लोकप्रिय कम है क्योंकि केंद्रीयकरण में जो नियम है वो शीर्ष के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, शीर्ष सत्ता के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। अतः इसमें जो है नियमों की उपनियमों की रूपरेखा की आदेशों की अत्यंत कठोरता से पालन करवाया जाता है। अतः यह लोकप्रिय कम है, कठोर एवं अलोकप्रिय। इसी प्रकार कार्य में विलंब इससे अभिप्राय है कि समस्त क्रियान्वयन से संबंधित नीति निर्माण से संबंधित जब केंद्र में सत्ता होती है तो स्वाभाविक है उसको साकार रूप देने में विलंब होना स्वाभाविक है क्योंकि संगठन के प्रत्येक स्तर पर क्रियान्विति की या निर्णय लेने की सत्ता नहीं है। समस्त आदेश निर्देश केंद्र से प्रसारित होते हैं। अतः कार्य में विलंब होना स्वाभाविक है। अधीनस्थों में कुंठा एवं हताशा। जब केंद्र के पास शीर्षस्थ अधिकारियों के पास समस्त सत्ता होती है तो स्वाभाविक है अधीनस्थों में कुंठा और हताशा निराशा की भावना व्याप्त होना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी सहभागिता नहीं है। अतः केंद्रीयकरण जहाँ एक और लाभकारी है वहीं केंद्रीयकरण की अपनी कुछ ये दोष हैं। इस प्रकार
केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को हम इन दोनों के अर्थों के संदर्भ में भी दोनों के मध्य अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण में अंतर। केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण में जो अंतर है वह पूर्णतया विपरीत प्रकृति का है, अर्थात यह दोनों ही अवधारणाएं एक दूसरे के ठीक विपरीत है। अतः इनमें अंतर को समझने के लिए कुछ बिंदुओं का विवेचन करना अनिवार्य है। पहला, केंद्रीयकरण परंपरावाद तथा कठोरता की परिचायक है, जबकि विकेंद्रीकरण आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों तथा लोचशीलता की परिचायक है। केंद्रीयकरण में सत्ता उच्च स्तर पर एक स्थान पर केंद्रित रहती है, जबकि विकेंद्रीकरण में सत्ता का प्रत्यायोजन अधीनस्थों को कर दिया जाता है। केंद्रीकरण में नीति, कानून, कार्यक्रम तथा महत्वपूर्ण निर्णय उच्च स्तर पर होते हैं, जबकि विकेंद्रीकरण में अधिकांश निर्णय अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय कार्य। केंद्रीकरण में उत्पादन सेवाएं, संसाधन तथा उपकरणों पर एक जगह जमा होना पाया जाता है, जबकि विकेंद्रीकरण में उत्पाद सेवाएं, संसाधन उपकरणों का बिखराव पाया जाता है। केंद्रीकरण में अधीनस्थों तथा जनता के सहयोग में कम विश्वास करते हैं, जबकि विकेंद्रीकरण में अधीनस्थों तथा जनता के सहयोग पर ही निर्भर करते हैं। इस प्रकार केंद्रीकरण में रक्षा निवेश योजनाएं, विश्व योजनाएं लेखांकन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है, जबकि विकेंद्रीकरण में सामाजिक सेवा, समाज कल्याण, सामान्य विषयों में अधिक होती है। केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण में से किसे अपनाया जाए, इसका निर्धारण करना मुश्किल है। विरोधी प्रकृति उसकी होती है। इन दोनों में से किसी एक अवधारणा को सामान्यकृत नहीं किया जा सकता, बल्कि यह सब किए जाने के लिए शासन की, कार्य की तथा अन्य विशेष प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है कि कौन सी अवधारणा किसके लिए उपयुक्त है। इसी प्रकार डेविड ट्रूमैन का मानना है कि व्यवहार में किसी संगठन में इन दोनों प्रकार की पद्धतियों या अवधारणाओं के कुछ न कुछ लक्षण अवश्य पाए जाते हैं।